नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भीष्म सीरीज ऑफ पाइके टॉक्स में जीवन का भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यानमाला पिछले 1 साल से लगातार चल रही है और आज इसका अंतिम भाग है। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, परिवर्तन की प्रक्रिया, ये आज का विषय है। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। सर प्रणाम। प्रणाम। सत्र की शुरुआत हम शांति मंत्र से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। आज इस वर्ष भर चलने वाली व्याख्यान माला का अंतिम व्याख्यान है और इसे हम फलश्रुति के रूप में कि वर्ष भर में व्याख्यान माला चली है, उसमें से उपलब्ध क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहिए, इसका विचार हम आज करने जा रहे हैं। आज इस व्याख्यान में जुड़े सभी को और आगे जुड़ने वाले सभी को प्रणाम और अभिनंदन, क्योंकि यह एक ऐसा श्रेष्ठ काम है कि जिसमें हम सब सहयोग की दृष्टि से तो सहभागी हुए ही हैं, सहभागिता भी हमारी बढ़े, यह अपेक्षित है। हम जिस भी क्षेत्र में काम करते होंगे, अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भारत के समग्रता में भारतीयकरण के प्रयास, यह हमारा इस पूरी व्याख्यान माला का उद्देश्य रहा है। भारत क्या है, अभारतीय क्या है, दोनों में अंतर क्या है, यह हम अलग अलग व्याख्यानों में सुनते और समझते आ रहे हैं। आज हम भारत विश्व गुरु था फिर बनेगा, इसका विचार कुछ करेंगे और आगे फिर आज हम जिस वर्तमान स्थिति में है वहां से फिर से उस विश्व गुरुत्व की दिशा में बढ़ने की हमारी प्रक्रिया कैसे रहेगी, इसका विचार करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले भारत विश्व गुरु था, इसका अर्थ क्या है? विश्व गुरु का अर्थ मोटे तौर पर हम समझने का प्रयास करें तो वह होता है जीवन के हर क्षेत्र में जिसने आदर्श उपस्थित किए हैं, सारी मानव जाति के लिए जो ललामभूत है, ऐसा समाज, ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र, यह विश्व गुरु माना जाता है। अब समाज जीवन के सभी पहलू, इसका विचार भी भारतीय दृष्टिकोण से बहुत व्यापकता से हमारे पूर्वजों ने किया था। वर्तमान जो काल चल रहा है, इसमें ज्ञान के क्षेत्र में साइंटिस्टों का बोलबाला है। साइंटिस्टों ने, विशेष रूप में अभारतीय साइंटिस्टों ने, पिछले 200-250 वर्षों में जो भौतिक शास्त्र में या भौतिक शास्त्रों में प्रगति की है, वो वास्तव में आंखें चौंधियाने वाली हैं। लेकिन उन्होंने साइंस को पंच महाभूत यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इनमें सीमित कर रखा है। भारत विश्व गुरु था, इसका विचार करते इस समय केवल साइंस का क्षेत्र, इतना मर्यादित क्षेत्र का विचार नहीं होगा। तो इसमें
सृष्टि का कोई अस्तित्व, कोई विचार, कोई व्यवहार, कोई व्यवस्था इसमें विचार में नहीं ली गई, ऐसा नहीं होगा, इतना व्यापक हो। इसके बारे में पीछे हम एक दो व्याख्यानों में स्पष्ट कर चुके हैं कि साइंस जो पंच महाभूतों का विषय है, इससे आगे भारतीय विज्ञान का विषय पहुंचता है। जो साइंस का अनुवाद विज्ञान करके करते हैं, वह न तो साइंस के बारे में ठीक से जानकारी रखते हैं, न विज्ञान के बारे में। वास्तव में विज्ञान की कुछ अवधारणा स्पष्ट होती है सरलता से भगवत गीता के 7वें अध्याय में, जिसका नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। उसके अनुसार अष्टधा प्रकृति को समझना, जानना, उसके माध्यम से परमात्म तत्व को समझने का प्रयास करना, यह विज्ञान है। अब पंच महाभूतों से यह बहुत आगे बढ़ता है। अष्टधा प्रकृति में पंच महाभूतों के साथ में मन बुद्धि अहंकार भी आते हैं। इनका भी समावेश विज्ञान में होता है। और इससे भी आगे हमारे यहाँ कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र की बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या कही गई है। कहा गया है अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सभी विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है। और इस दृष्टि से जो विकास के, जो प्रगति के, मानव जीवन के जो विभिन्न ऐसे पहलू यदि व्यापकता से सामने रखते हैं, तो उसमें मूर्त विद्याओं का विषय आता है, यानी भौतिक विद्या है, जो हम इंद्रियों के माध्यम से जो समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरा इससे आगे का चरण आता है मूर्तामूर्त या भौतिक अभौतिक मिली जुली। इसमें मन बुद्धि अहंकार भी जुड़ जाते हैं पंच महाभूतों के साथ। तो विज्ञान से जुड़ी हुई विद्याएं, जिनमें पंच महाभूतों से मिली हुई विद्याएं जो है वह उसमें सम्मिलित होती हैं। और जब अध्यात्म विद्या का, अध्यात्म शास्त्र का विषय आता है, तो विज्ञान और साइंस के संबंधित जितनी भी विद्याएं हैं, वो सब उसकी अध्यात्म विद्या की छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, उसके पहलू हैं। और इस दृष्टि से इन तीनों मूर्त, मूर्तामूर्त और अमूर्त अध्यात्म विद्याएं जो हैं, यह अमूर्त हैं। इन्हें समझना, यह है इसकी व्यापकता का लक्षण। अभी हम अभारतीय विचारों का विचार करें, समझने का प्रयास करें, तो ध्यान में आता है कि पंच महाभूतात्मक जो साइंस का विषय है, उससे कुछ आगे बढ़ने का प्रयास अभारतीय साइंटिस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने मन को जानने का प्रयास जो चलाया है, यह भौतिक उपकरणों के साधनों के साथ में करना है। अब मन के बारे में कहा गया है भगवत गीता में कि पंच महाभूतों की बनी जो इंद्रियां हैं मनुष्य की शरीर में, उनसे मन बहुत सूक्ष्म है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रिय से बहुत सूक्ष्म है मन। अब जो अति सूक्ष्म है उसको मोटी मोटी मापन पट्टिका से नहीं मापा जा सकता, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोग इसी का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक उपकरणों का उपयोग करते हुए मन के व्यापारों को समझने का, जानने का, मापने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वे भी भारतीय विज्ञान की अवधारणा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही शुभ लक्षण है। इसके बारे में कुछ उदाहरण पीछे हमने अपने व्याख्यान में सुने थे।
तो एक तो ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट का विषय था, दूसरा था 2 जुड़वा ऋणाणुओं के संबंध में जो प्रयोग किया गया था उसका विचार था। तो इनके माध्यम से ऐसा दिख रहा है यूरोप के लोग भी धीरे धीरे यह विज्ञान की जो विद्याएं हैं उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे उससे आगे अध्यात्म विद्या की ओर भी बढ़ेंगे। विश्व में आज हम देखते हैं कि सारा समाज जीवन समस्याओं से ग्रस्त हुआ है। एक ओर तो बहुत गरीबी है और दूसरी ओर बहुत अमीरी है, इसकी खाई निर्माण हो गई और जो गरीब है उसका शोषण करने की इस जीवन में सहजता उपलब्ध है। जो भी दूसरों को मजबूर पाता है उन मजबूरों का शोषण करने का प्रयास करता है। यह हमारा भी यानी भारतीय समाज का भी कुछ मात्रा में स्वभाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे किसी शहर में रिक्शा भी चलती है और टैक्सी भी चलती है। ऐसे में रिक्शा का यदि रिक्शा बंद पुकारा जाता है तो टैक्सियों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि मजबूर प्रवासी जो हैं उनका लाभ उठाने के लिए टैक्सी चालक जैसे राह देख रहे होते हैं। यही बात जीवन के सभी क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में जो बलवान है वह दूसरों का शोषण करते हैं, दिखाई देता है। जो बाहुबली का क्षेत्र है उसमें तो शोषण करेगा, इसमें कोई किसी के मन में शंका का प्रश्न नहीं है। लेकिन जो आर्थिक क्षेत्र है इसमें भी जो दुर्बल हैं उनका शोषण होता दिखाई देता है। जो न्याय का क्षेत्र है उसमें भी जिनके पास बाहुबल है, जिनके पास धन बल है, जिनके पास विद्या का बल है, बढ़िया से बढ़िया वकील को नियुक्त कर सकते हैं या शायद किसी न्यायाधीश को भी खरीद सकते हैं, और सत्ता बल, ये चारों बल में से कोई भी एक बल किसी के साथ है तो न्याय की प्रक्रिया गड़बड़ हो सकती है। ऐसा कई न्यायालय के मुकदमों के परिणाम जो है उससे पता चलता है। अब ये जो तीनों प्रकार की विद्याएं हैं, मूर्त, अमूर्त और मूर्तामूर्त, इनका दायरा कितना है? तो मूर्त में हम देखें तो अन्न वस्त्र भवन आदि से जुड़ी हुई जितनी भी विद्याएं हैं, तो वस्त्र विद्या होगी, वो कृषि विज्ञान होगा, कृषि विद्या होगी, वह वाहन विद्या होगी, वह जल संतरण की, जल संभरण की विद्या होगी, वह यातायात आवागमन के साधनों की विद्याएं होंगी। ऐसी सभी विद्याओं में भारत अग्रणी रहा और इसके प्रमाण आज भी हमारे पुराने साहित्य में उपलब्ध है। यंत्र सर्वस्व इस पराशर मुनि के ग्रंथ में विमान विद्या का संदर्भ हम पाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं हमारे साथ अभारतीय लोग भी, साइंटिस्ट भी, कि कैसे भारत ने इस प्रकार विचार किया होगा। 32 प्रकार के विमानों की अवधारणा उसमें की गई है। आज तक इनके बारे में आधुनिक विमान विद्या जानने वाले लोग जो हैं वह भी कल्पना नहीं कर पाए। शिल्प शास्त्र जो हमारे यहाँ विकसित हुआ था, जो अथर्ववेद का एक हिस्सा है, उसमें भी विभिन्न प्रकार की भौतिक अभौतिक विद्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। हवा में कैसे उड़ना, वाहन कैसे निर्माण करना, सड़कें कैसे बनाना, दुर्ग कैसे बनाना, भवन कैसे बनाना, और वह भी उत्तमतम। और यह सब करते समय प्रकृति सुसंगत कैसे रहना, यह उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू हुआ करता था।
किसी के मन में आए इसके लिए किला कहीं भी नहीं बनाया जाता था। ऐसा स्थान देखा जाता था जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त हो। वहां पर किले की 4 दीवारियां बन जाती थी, भवन बनते थे। तो हर व्यक्ति की जो पसंद है, हर व्यक्ति का जो स्वभाव है, हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है या कुटुंब की आवश्यकता है, इसके अनुसार उनका भवन बनता था। हर भवन अपने अपने कुटुंब के हिसाब से अपनी अपनी विशेषताएं रखता था, क्योंकि विशेषता, भिन्नता यह प्रकृति का नियम है। करोड़ों पत्ते वाले पेड़ के 2 पत्ते एक समान नहीं होते हैं, उनमें भिन्नता होती ही होती है। तो भिन्नता को इस प्रकार से संभालते हुए, उसका आदर करते हुए, चराचर में जो व्याप्त एकात्मता है उसे समझने का, समझाने का और व्यवहार में जीने का, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की विद्याओं का विकास भारत ने किया था। मूर्तामूर्त या भौतिका भौतिक विद्याओं में जो वर्णाश्रम धर्म का विषय आता है, इसका विचार जितनी गहराई से और जिस प्रकार से भारतवर्ष में हुआ, विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। वर्णाश्रम धर्म यह एक बहुत बड़ी विद्या है। वर्ण के अनुसार मनुष्य, वर्ण यानी स्वभाव, इसके अनुसार मनुष्य काम कर सके, ऐसा अवसर उसे प्राप्त हो, ऐसी उसके स्वभाव में शुद्धि वृद्धि की व्यवस्था हो, यही तो वर्ण व्यवस्था है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार काम करता है तो बहुत सहजता से करता है, दीर्घ काल तक बगैर थकान के कर सकता है। और यह सब परिश्रम करते हुए भी बहुत आनंद से व्याप्त हो जाता है। ये आनंद वो उसके परिसर में जो पर्यावरण है उसमें भी बिखेरता है। उस पर्यावरण में आने वाले सब लोग उस आनंद को अनुभव करते हैं। अब कल्पना करिए कि पूरे विश्व भर में हर मानव यदि अपने स्वभाव के अनुसार काम करने लग जाए तो सारा विश्व कैसे आनंदमय हो जाएगा। इतना बुद्धियुक्त, इतना सर्वहितकारी और किसी का अहित न करने वाला, ऐसा यह वर्ण व्यवस्था का विषय था, वर्ण प्रणाली का विषय था। तो विश्व गुरु बनना है हमें, तो इन सब की दृष्टि से जीवन के हर क्षेत्र में धातु विज्ञान होगा, वृक्ष विज्ञान होगा, पशु विज्ञान होगा, इन सभी के क्षेत्रों में हमें फिर से उच्चतम ऐसे मानकों को स्थापित करना होगा। कुछ क्षेत्र तो आज भी ऐसे हैं कि जिसमें हमारे पूर्वजों ने मानक स्थापित किए थे, वहां तक अभी भी अभारतीय पश्चिमी साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाए हैं। शिल्प विद्या का विषय लीजिए, इस प्रकार से ये जो शिल्प कला का परिचय हमें आज भी मिलता है। हजारों वर्षों से बने हुए मंदिर बगैर किसी नींव के जमीन पर खड़े हैं, और कितनी ही हवा और पानी की परिवर्तन की स्थितियां उनको प्रभावित नहीं कर पाए हैं। ये आज भी लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। धातु विज्ञान में भी ऐसे कई विषय हैं जिनके बारे में आज के साइंटिस्ट नहीं जानते। जैसे पीछे मैंने उदाहरण दिया था मेहरौली का, जो लौह स्तंभ है वो शुद्ध लोहे का है, उसमें क्या डाला गया है ये आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं। उस प्रकार का जंग न लगने वाला
ऐसा लोहा निर्माण नहीं कर पाए हैं। पारे के बारे में भी मैंने पीछे उदाहरण दिया था कि पारा मारण की प्रक्रिया उन्होंने खोज निकाली थी कि पारे में जिस प्रकार से विष होता है, विषैलापन होता है, उसी प्रकार से उसमें औषधि गुण भी होते हैं। मनुष्य के शरीर के लिए उपयुक्त ऐसे कुछ गुण भी उसमें होते हैं। इसे जानकर हमारे पूर्वज आयुर्वेदिक वैद्यों ने पारा मारण की प्रक्रिया खोज निकाली थी। आज भी पश्चिम इसको समझ नहीं पा रहा, और इसीलिए जिन दवाइयों में पारा होगा वह उन देशों में भारत निर्यात नहीं कर सकता, उसके ऊपर रोक लगी हुई है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि पारा मारण प्रक्रिया चलाने के बाद में ये पारा जो है उसमें ये गुणकारी बन जाता है, गुणकारी ही रह जाता है। तो ऐसी कई विद्याएं हैं। विमान विद्या के बारे में भी बताया, हालांकि भारत ने उस विमान विद्या में जो ग्रंथ में लिखा है उन सब की प्राप्ति कर ली है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो उपलब्धियां बताई हैं उनकी कल्पना भी आज विमान के क्षेत्र में काम करने वाले जो अभारतीय या उनका अनुकरण करने वाले भारतीय साहित्यिक हैं, भारतीय साइंटिस्ट हैं, वो नहीं कर पाए हैं। जो भौतिक जो आध्यात्मिक ऐसी विद्याएं हैं, इनमें तो अभारतीय साइंटिस्टों की पेट है ही नहीं। जैसे सामाजिक व्यवस्थाओं का विचार जिस गहराई से और जिस श्रेष्ठता से हमारे पूर्वजों ने किया था, इसकी कल्पना भी आज के जो तथाकथित समाज वैज्ञानिक अपने को कहलाने वाले लोग हैं वो नहीं कर पाए। वो वास्तव में समाज के साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंस वाले लोग हैं, वो सोशल विज्ञान वाले लोग नहीं हैं। और इसलिए जिस प्रकार की शिक्षण, रक्षण और पोषण की व्यवस्थाएं हमारे देश में हमने निर्माण की थी, जिसके उच्चतम मापदंड हमने निर्माण किए थे, उन्हें सीखने के लिए देश विदेशों से भारत में विद्वान आया करते थे। सामान्य मनुष्य की तो हैसियत नहीं थी वहां से आने की, विद्वान लोग आया करते थे, और भारत की इन श्रेष्ठताओं को समझकर, जानकर, सीखकर अपने देश में जाकर सम्मान पाते थे। ऐसा कहा जाता है तक्षशिला की जो विश्वविद्यालय थी, इसमें एक साथ 32 राज्यों के राजपुत्र वहां पर शिक्षा के लिए आए हुए थे। तक्षशिला के गुरुकुल में यह सब विभिन्न प्रकार की विद्याओं को सीखकर अपने अपने राज्य में जाकर श्रेष्ठ शासक कैसे बने, ये सीखने के लिए आए थे, और फिर उनका सम्मान उनके उनके राज्यों में होना बहुत स्वाभाविक था। इतनी सारी शिक्षा की व्यवस्था यह इतनी श्रेष्ठ क्यों से बन गई? ये शिक्षा की जो व्यवस्था है, इसके बारे में अंग्रेजों ने जो जानकारी उनके सर्वेक्षण के बाद उनके ध्यान में आई, समझ में आई, जिसे उन्होंने अंकित करके रखा है ब्रिटिश आर्काइव्स में, ब्रिटिश पुरालेख में, उसे धर्मपाल जी ने जब अध्ययन किया और उन्होंने पाया, अंग्रेजों ने भी जो उनके दस्तावेजों में स्वीकार किया हुआ है कि भारत में हर बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, हर इच्छुक बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। ये आज के जैसा कंपलसरी एजुकेशन का सवाल ही नहीं उठता था। जिसके मन में इच्छा होती थी वो शिक्षा के लिए आता था, और ये शिक्षा भी निःशुल्क मिलती थी।
केवल कसौटी एक हुआ करती थी, पात्रता की। सामान्य शिक्षा तो सबके लिए उपलब्ध थी, उसमें पात्रता का प्रश्न नहीं था। लेकिन जो विशेष विद्याएं हुआ करती थी, उसमें पात्रता की कसौटी लगा करती थी। पात्रता के अनुसार फिर वो कितनी भी उच्च शिक्षा की हो, उसकी व्यवस्था निःशुल्क ही हुआ करती थी। इसके लिए अंग्रेजों ने जो लिखा है वो बताता है कि भारत में लाखों की संख्या में विद्यालय थे। लगभग हर गांव में विद्यालय हुआ करता था। 6-7 लाख गांव और उतने, कम से कम उतने विद्यालय तो भारत में उन्होंने अनुभव किए थे। इनको नष्ट किया, लेकिन इनके बारे में जानकारी उन्होंने रख छोड़ी है। और उसमें यह भी उन्होंने बताया, इन विद्यालयों में काम करने वाले जो शिक्षक थे, जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, धर्म के लिए समर्पित भाव से शिक्षक का काम कर रहे थे, इनमें सभी जातियों के लोग थे। आरोप किया जाता है कि ब्राह्मणों ने बाकी सब लोगों को शिक्षा से वंचित रखा। इसकी पोल इन अंग्रेजों के दस्तावेजों से खुल जाती है। तो यह शिक्षा इतनी श्रेष्ठ कैसे बन पाई थी, इसके बारे में हमने व्यवस्था का जो विचार किया था, उसमें हमने विचार किया था। एक संक्षेप में एक महत्वपूर्ण बिंदु इन तीनों शिक्षण, रक्षण, पोषण व्यवस्थाओं के बारे में बता दूं, उपयुक्त तो होगा। जब रक्षण और पोषण की व्यवस्था जिसके हाथ में है, वही जब शिक्षा देने लग जाता है, तो शिक्षा प्राप्त करने वाले की ग्रहणशीलता बहुत उच्चतम होती है। यह बहुत सरलता से समझने वाली बात है। हम देखते हैं कुत्ते के बारे में भी, जो आदमी उसे रोज खाना खिलाता है, वह दिखते ही दूम हिलाने लग जाता है। अब मनुष्य तो कुत्ते से बहुत बुद्धिमान है, बहुत संवेदनशील है। तो जहां पोषण और रक्षण की व्यवस्था होती है, उसके साथ में यदि शिक्षण व्यवस्था होती है, तो शिक्षण बहुत प्रभावी बन जाता है। और इसके लिए हमारे यहाँ आजीवन शिक्षा का जो विचार किया गया था, यह कुल की व्यवस्था में था। प्रारंभ होता था इसका गर्भावस्था से गुरुकुल में प्रवेश तक, यह कुल में होता था, जहां पोषण रक्षण के साथ में शिक्षण और संस्कारों की व्यवस्था होती थी, और बच्चे सहजता से संस्कार प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। आगे जाकर गुरुकुल में भर्ती होते थे, प्रवेश पाते थे। तो गुरुकुल भी कुल ही हुआ करता था। इसमें भी शिक्षण व्यवस्था जो थी, यह रक्षण और पोषण के साथ में, और रक्षण और पोषण की जिम्मेदारी भी जो गुरु ले सकता है, वही कुलपति बन सकता था, वही गुरुकुल का मुख्य बन सकता था, गुरु बन सकता था। और इसके लिए गुरुकुल शिक्षा भी अत्यंत प्रभावी हुआ करती थी। गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, पूर्ण करने के बाद में, जब व्यक्ति समाज में आता था, तो हमारे ग्राम भी ग्रामकुल हुआ करते थे। कि जीवन की समग्रता की शिक्षा तो वह बच्चा, वह युवक ग्राम जीवन में ही पाता है। मनुष्य के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव, सैकड़ों प्रकार के, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक ऐसी शक्तियां, इन सबका अध्ययन वह गांव में रहकर ही उसके अनुसार जीने की जो गांव की पद्धति है, उसे सीख पाता था। कि हम तो सब जानते हैं कि मनुष्य ऐसा है जो गर्भ धारणा से लेकर मृत्यु पर सीखता ही रहता है। तो जीवन की शिक्षा यह उसे गांव से मिलती थी। उसका प्रारंभ गर्भ धारणा से होता था, अपने कुल में शिक्षा पाता था, गुरुकुल में शिक्षा पाता था, और ग्राम कुल में उसका प्रत्यक्ष जीवन जीता था। यह जो शिक्षा उसे प्राप्त होती थी, ये शिक्षा केवल शिक्षण इस क्षेत्र के लिए नहीं, केवल विद्याओं को सीखना इसके लिए नहीं,
उन विद्याओं का समाज जीवन में उपयोग करना, उसमें फिर रक्षण की विद्याएं हुआ करती थी, शस्त्र संचालन की विद्याएं हुआ करती थी, व्यायाम की विद्याएं हुआ करती थी, श्रेष्ठ शरीर निर्माण की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, और उसी प्रकार से पोषण की भी ऐसी व्यवस्था समाज जीवन के हर व्यक्ति के लिए पोषण उपलब्ध हो, कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से वंचित न रहे। जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो जन्मा है वो खाएगा। इस प्रकार की सर्वहितकारी, सर्व समावेशक और सबके सहयोग से, सबके दायित्व से चलने वाली ऐसी ये तीनों व्यवस्थाएं होती थी, और जिसका वस्तुपाठ ग्राम जीवन में लोग पाते थे। इसीलिए हमारे यहाँ मुख्यतः ग्राम जीवन ही राष्ट्र का हमारा आधार हुआ करता था। ऐसे ग्राम जीवन से ही जो समृद्धि निर्माण हुई थी, उसे लूटने के लिए ही विश्व भर के लोग आते थे। यहाँ मैं अभी थोड़ा सा विराम लेता हूँ, स्वाति जी अपना निवेदन कर लें, उसके बाद में किस प्रकार से इस भारत के विश्व गुरुत्व का समर्थन जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने भी किया है, जो वर्तमान में जो अवशेष प्राप्त होते हैं, वर्तमान में जो पुरातात्विक खोजें चल रही हैं, उनके माध्यम से भारतीय संस्कृति के संचार के, विश्व संचार के माध्यम से कैसे हुआ करता था, इसका कुछ विवेचन संक्षेप में हम करेंगे, और फिर बाद में प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया का विषय भी हम समझने का प्रयास करेंगे। स्वाति जी। जी सर। नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यानमाला जिस पर आधारित है वो हमने 2 खंडों में एकत्रित प्रकाशित किया हुआ है। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य 999 रुपए है, लेकिन इसकी पंजीकरण छूट हमने बार बार बढ़ा दी है। 31 जनवरी तक ये छूट हमने बढ़ा दी है। आप इसको हमारी वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं, या गूगल पे क्रमांक है हमारा 9503864401। ये भीष्म प्रकाशन का गूगल पे क्रमांक है। इस पर जाकर पेमेंट करके आप घर पर अपनी ये प्रत मंगवा सकते हैं। हम भारतीय है, इसका मतलब क्या है? भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला ये श्रेष्ठ ग्रंथ, और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है। तो मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप अपने स्नेही जनों में, रिश्तेदारों में इसका प्रचार प्रसार कीजिएगा। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। कुटुंब जो हमारे समाज की नींव होती है, शिक्षा की शुरुआत जहाँ से होती है, वो कुटुंब आज क्यों ध्वस्त हो गया है, उसके कारण क्या है कुटुंब टूटने के, भारतीय कुटुंब संस्कार कैसे होते थे, कुटुंब शिक्षा और कुटुंब व्यवस्थापन कैसा होता था, इसके बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसके कुल पृष्ठ 300 है और इसका मूल्य 350 रुपए है, लेकिन पंजीकरण छूट में ये आपको मात्र 250 रुपए में हमने उपलब्ध किया है। तो मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ, विनती करती हूँ कि ये हमारे ग्रंथ अपने हर एक भारतीय के घर में होने ही चाहिए। किसी को उपहार में देने के लिए भी ये आदर्श उपहार हो सकता है। इसी का भी खरीदी करने का तरीका यही है, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप पंजीकरण कर सकते हैं, या गूगल पे क्रमांक है हमारा 9503864401। इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट उसी के व्हाट्सएप पर डालिएगा, अपना पूरा नाम, पता, संपर्क क्रमांक और पुस्तक प्रति की संख्या हमें भेज दीजिएगा, और ये घर बैठे आप मंगवा लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। अभी भारत के विश्व गुरुत्व के बारे में
जो प्रमाण प्राप्त होते हैं केवल हमारे साहित्य से नहीं, तो विदेशी विद्वान जो कहते हैं उसके बारे में कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। पुरातात्विक ऐसे प्रमाण का भी विचार करेंगे कि जो नकार नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। सबसे पुराना हम कहें तो ग्रीक काल में हेरोडोटस नाम का जो विद्वान था, उसने हिस्टोरिका करके ग्रंथ लिखा है। उसमें वह भारत की श्रेष्ठता का विवरण करता है। उसके बाद में देखें तो मेगास्थनीज आता है भारत में चंद्रगुप्त के काल में, और इंडिका नाम का ग्रंथ लिखता है, उसमें भारत की तारीफ करता है। ये दो तो ग्रीकों के काल में हुए। उसके बाद में अरबस्तान के जो आक्रमण हुए, उसमें अल बतूता करके एक विद्वान रहा, जो राजा के दरबार में था, बादशाह के दरबार में था। उसने अपनी पुस्तक रहला नाम की है, उसमें भारत की श्रेष्ठता का विवरण किया हुआ है। उसके बाद में अल बैरूनी आया, जो तो बहुत प्रसिद्ध है दुनिया भर में। उसने भी अपनी पुस्तक तहरीक ए हिंद, इसमें भारतीयता की और भारतीय समाज की बहुत श्रेष्ठता की बातें लिखी। वर्तमान के इसमें आते हैं तो ध्यान में आता है कि विल ड्यूरेंट, जो दुनिया भर में एक श्रेष्ठ विचारक विद्वान माने गए हैं, वह लिखते हैं कि हिंदुस्तान, भारत, यह मानवता की मातृभूमि है। मानवता की मातृभूमि। मार्क ट्वेन कहता है कि जिस प्रकार से पूर्णता से, केवल गहराई से नहीं, जिस प्रकार से पूर्णता से विचार सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ने किया है, अनन्य साधारण विश्व में और किसी ने नहीं किया है। सिल्विया लेवी करके इटालियन विद्वान विदुषी, वो कहती हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में, उन क्षेत्रों की गिनती भी कराई है जीवन के, और आगे लिखा है इत्यादि, ऐसे सभी क्षेत्रों में भारत ये विश्व गुरु रहा है। अभी कुछ वर्षों पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो चीनी राजदूत हु शिन नाम के, उन्होंने कहा है कि भारत ने चीन पर 2000 वर्ष तक राज्य किया, लेकिन एक भी सिपाही ही न भेजते हुए। राज्य कैसा था? भारतीय जीवन की के आदर्श का यह राज्य था कि चीन खुद उस आदर्शों का अनुकरण करने के लिए बाध्य था, क्योंकि यह आदर्श इतना श्रेष्ठ था। उस प्रकार से हम भी जिए, ऐसी इच्छा किसी को भी होना स्वाभाविक है। और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे अंग्रेजी इतिहासकार हैं जिन्होंने लिख छोड़ा है, द चैप्टर विच हैड वेस्टर्न बिगिनिंग शैल हैव टू हैव एन इंडियन एंडिंग। जिस प्रकरण की शुरुआत पश्चिम ने की है, उसका अंत भारतीय ही होना होगा, यदि मानव जाति को आत्मनाश से बचाना है तो। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीय विश्व संचार, भारतीय संस्कृति के विश्व संचार के अवशेष हैं पूरे दुनिया भर के दूरतम ऐसे देशों में, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सभी देशों में, अफ्रीका, ऐसे सभी देशों में पाए गए हैं और नए नए मिल भी रहे हैं। ऐसी स्थिति भारतीय संस्कृति के विश्व संचार की रही है। 1772 और 1792 में जो ब्रिटिश संसद में चार्टर डिबेट चली, उसमें भी भारत की नीतिमत्ता का, भारतीय श्रेष्ठता का गौरव किया गया है। और आगे हम देखते हैं तो जो ब्रिटिश आर्काइव्स ने
जो जानकारी इकट्ठी कर रखी है, जिसका कुछ विवरण धर्मपाल जी ने अपने ग्रंथ संपदा में किया है। उसमें जिस प्रकार से वो भारतीय व्यवस्थाओं के बारे में, भारतीय समाज जीवन के बारे में लिखते हैं, उसी प्रकार से 18वीं सदी में भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस ग्रंथ में वो बताते हैं कि 18वीं सदी तक भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी था। तो अंग्रेजी राज ने इसको नष्ट किया, जिसका प्रमाण वर्तमान में जो एक बहुत बड़ा आर्थिक सर्वेक्षण हुआ एंगस मेडिसन द्वारा, वो स्पष्ट करता है। उसमें सन 1 से लेकर सन 2000 तक के कालखंड का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है विभिन्न वैश्विक समाजों का, और उससे पता चलता है कि भारत की जीडीपी जो हुआ करती थी, सकल घरेलू उत्पाद, दुनिया का 37.5% हुआ करता था सन 1 में। विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रांताओं के कारण जो गड़बड़, जो हलचल, जो हानि हुई, उसके बाद भी सन 1000 में ये जीडीपी घटकर 30 तक नीचे आ गया था। इसके बाद में जो मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हुए, इसने भी भारत की जीडीपी को बहुत प्रभावित किया, और अंग्रेज जब शासन में आए उस समय भारत का जीडीपी 24.5% था। इसे समझ लीजिए, 24.5%, विश्व का 24.5% जीडीपी अकेले भारत का था। अंग्रेजों के राज में यह घटकर 5, 5.5, 7% तक नीचे आ गया। यह तो हुए आर्थिक, और ऐसे प्रमाण प्रत्यक्ष में जो पुरातत्व, पुरालेख, इनके माध्यम से जो प्रमाण मिले हैं वह अकाट्य हैं। हड़प्पा में जो खोज कार्य हुआ था, खनन हुआ था, उसको पहले तो इन्होंने हाल हाल का, पिछले 1500 वर्षों का बताने का प्रयास किया, जो भारत द्रोही, भारत विरोधी ऐसे पुरातत्व लेखक थे। लेकिन धीरे धीरे उनके ध्यान में आया, अरे यह तो बहुत नया है, इससे बहुत पुरानी ऐसी भारतीय सभ्यता रही है। फिर भीमबेटका में जो भित्ति शिल्प मिला है, भित्ति चित्र मिले हैं, उसके बारे में ये तो 12,000 वर्ष से पुराने हैं, शायद 30,000 वर्ष तक पुराने हो सकते हैं। इसके बारे में चर्चा चल रही। वर्तमान में हाल ही में 2021 में जो राखीगढ़ी में जो पुरातत्व के क्षेत्र में खनन हुआ, यह तो इतना भारत के गौरव का लक्षण है, बताता है कि जिसे कोई दुनिया का पुरातत्व क्षेत्र में काम करने वाला उसको काट नहीं सकता, क्योंकि इस राखीगढ़ी के शोध कार्य में पुरातात्विक प्रमाणों के साथ में जेनेटिक यानी आर्चियोजेनेटिक, ऐसे दोनों का उपयोग किया गया था, और उसके आधार पर यह पाया गया कि भारत की सभ्यता यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जो कहा जाता था कि अफ्रीका में पहले मानव जाति निर्माण हुई, वहां से वो फैली, यह तो जानबूझकर भारत को नीचा दिखाने के लिए किया हुआ षड्यंत्र था, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। ये प्रमाण बताते हैं कि यह सभ्यता जो है भारत से फैली, मेसोपोटामिया में होगी, अमेरिका की सभ्यता होगी, अमेरिका में जो पुरानी सभ्यताएं रही हैं वो रही होंगी, ये सब भारत से वहां फैली हैं। इसके प्रमाण मिल चुके हैं, क्योंकि ये जो जेनेटिक का उसके साथ में जुड़ा हुआ विषय है, यह अकाट्य है,
और इसके आधार पर यह पाया गया कि भारतीय जेनेटिक्स के सूत्र तो वहां के खननों में मिलते हैं, लेकिन वहां के गुणसूत्र, वहां के जीन्स रहने वाला कोई ऐसा प्रमाण भारत में जो ऐसे कंकाल मिले हैं उसमें प्राप्त नहीं हुआ है। आज पुरातत्व विभाग यह मानने लग गया है कि मानव जाति का प्रारंभ 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है और वह भारत में हुआ है। इस दृष्टि से भारत की विश्व गुरुत्व के बारे में न तो हमें कोई शंका होनी चाहिए और न ही विश्व के लोगों को होनी चाहिए। प्रश्न लेकिन ऐसा उठता है कि क्या हम फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने के सामर्थ्य रखते हैं? तो वर्तमान में जो गुण लक्षण भारतीय समाज में दिख रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि भारत फिर से अपने विश्व गुरुत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2013 में जिस भारत के पास राफेल जैसे विमान खरीदने के लिए पैसा नहीं था, और राफेल को खरीद तो रहा है, खरीद भी रहा है, इसके अलावा सामरिक क्षेत्र में भारत एक विश्व की सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठता मान्य ऐसी शक्ति बनने की दिशा में आगे अग्रसर हो रहा है। ऐसे कई संहारक शस्त्र भारत बना रहा है जिनके बारे में अभी जो प्रगत देश हैं, अमेरिका, चीन, रशिया जैसे, वह भी ऐसे उपकरण निर्माण करने में अक्षम रहे हैं, पूर्णतः सक्षम नहीं हुए हैं। ऐसे कई क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनने की दिशा में भारत अग्रसर हो रहा है। अभी स्मार्ट नाम का एक उपकरण निर्माण किया जो कुछ हजार मील की अंतर से दागा जा सकता है, लेकिन हवाई जहाज से भी छोड़ा जा सकता है। जो जहाजों को नष्ट करने की दृष्टि से यह विकसित किया गया है। जहाज तोड़ने के लिए जो पनडुब्बी से क्षेपणास्त्र छोड़े जाया करते थे, उनकी सीमा तो 25-30 किलोमीटर की हुआ करती थी। यही क्षेपणास्त्र, यह जो प्रक्षेपास्त्र निर्माण किया गया है, इसके आगे लगा होता है जो उस जहाज के आस पड़ोस में 25-30 किलोमीटर के अंतर में समुद्र के अंदर जाता है और वहां से फिर जैसे पनडुब्बी से वह शस्त्र वारहेड छोड़ा जाता है, वो छोड़ा जाएगा। और इस कारण चीन को यह पता है, चीन के जो जहाज भारत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आतंकित हैं, कभी भी वो नष्ट हो सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि किसने नष्ट किया। और भी ऐसे ही जो अवकाशयान है, उनका भेद करने वाले, उनको नष्ट करने वाले ऐसे भी उपकरण भारत ने विकसित किए हैं। जो अवकाश में छोड़ने के जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके संदर्भ में तो भारत ने विश्व का प्रतिमान स्थापित किया है। एक साथ 15 प्रकार के उपग्रह भारत के अपने उपग्रह जो लॉन्चिंग स्टेशन है वहां से छोड़े गए हैं। अमेरिका के, रशिया के ऐसे उपग्रह यहाँ पर आते हैं हमारे यहाँ अवकाश में छोड़ने के लिए। तो सामरिक क्षेत्र में तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शासन के क्षेत्र में भी जो वर्तमान शासन है उसके बारे में गार्डियन नाम का अमेरिकी जो वृत्त पत्र है उसने लिखा था कि 2014 में पहली अंग्रेजियत से मुक्त ऐसी सरकार शासन में आई है। यह एक बहुत बड़ा ऐसा गुण लक्षण है, क्योंकि
विश्वगुरु बनने के लिए एक पूर्व शर्त यह होती है कि भारत यह विश्वमान्य सर्वश्रेष्ठ ऐसी सामरिक शक्ति के बारे में प्रतिष्ठित हो, और उस दिशा में शासन बढ़ रहा है। शासन का काम अंदरूनी यानी देश के अंदर की और बाहर से दोनों से रक्षा करने का है। और इस दृष्टि से हमारी नीतियां भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी के आगे आंख दिखाकर उससे बात नहीं करेंगे, हम किसी के साथ में आंख झुकाकर भी बात नहीं करेंगे, हम उसकी आंख में आंख डालकर उसके साथ में, यह हमारी विदेश नीति होगी। और भी आगे कहा, जो भारत के विरोध में काम करने वाले ऐसे आतंकवादी क्षेत्र होंगे वहां घुसकर मारेंगे। और इसके दो प्रमाण भी हमने उपस्थित कर दिए हैं। एक बांग्लादेश से आगे ब्रह्मदेश से, म्यांमार से, वहां के आतंकवादी जो भारत को परेशान करते थे, अंदर घुसकर मारा, बालाकोट में अंदर घुसकर मारा। तो केवल यह तो अभी प्रारंभ है। हमारे यहाँ तो राम की प्रतिज्ञा हुआ करती थी, निसचर ही न करो मही। पूरे विश्व भर में जहां भी ऐसा आतंकवाद खड़ा होगा, अधर्मी लोग शक्तिमान बनने लगेंगे, वहां घुसकर मारेंगे, वहां जाकर मारेंगे, जैसे रावण को मारा था। तो इस प्रकार की शासन की दृष्टि से तो अंदरूनी भी देखा जाए तो 10,000 से अधिक ऐसे एनजीओ और स्वयंसेवी संगठन जो देश के विरोधी काम करते थे, उनको बंद कर दिया गया। अभी जो कांग्रेस और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसका भी पर्दाफाश हुआ है। तमिलनाडु के एक न्यायालय ने इस विषय में स्पष्टता कर दी है। न्यायालय की मनमानी जो है, उसके ऊपर भी कुछ नियंत्रण लाने के प्रयास चल रहे हैं। धारा 370 लागू हो गई है। हाल ही में पीएफआई का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, उसका पर्दाफाश हुआ, और देश भर में से एक साथ एक ही रात यानी एक ही सुबह 12 से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक 120 जगह पर पीएफआई के लोगों को लेकर जो कार्यवाही की गई, और ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उस पूरे भारत को तहस नहस करने वाली योजना करने वालों को, उसके जो मुखिया थे, उनको पकड़ लिया गया। तो शासन की ओर से तो हर प्रकार का प्रयास भारत को विश्व गुरु बनाने की दृष्टि से चल रहा है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि परिवर्तन के लिए हम कितने तैयार हैं। जो सीधे शासन से संबंध नहीं रखते हैं, शासन के निर्णय करने में, निर्णय की प्रक्रिया में सहभागी नहीं है, उन लोगों का क्या काम है। उनमें दो प्रकार के लोग आते हैं। एक तो है जो श्रेष्ठ जन है, जिनका वर्णन भगवद गीता ने किया, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना। ऐसे लोग जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसका अनुसरण सामान्य लोग करते हैं। तो एक तो भूमिका है इन श्रेष्ठ जनों की, और दूसरी भूमिका है जो सामान्य जनों की है, जो श्रेष्ठ लोगों की ओर देखकर जीते हैं, उनके जैसा जीने का प्रयास करते हैं। तो श्रेष्ठ लोगों की भूमिका जो है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके जो चरण है, सबसे पहला चरण तो यह है अध्ययन अनुसंधान की श्रेष्ठता, हम उसके उच्चतम मानदंड स्थापित करें। हर क्षेत्र में भारत को फिर से भारत बनाने की दृष्टि से, समग्रता में भारत बनाने की दृष्टि से, धर्म की प्रतिष्ठापना करने की दृष्टि से, मोक्षगामी बनने की दृष्टि से किस प्रकार से हर क्षेत्र के विषय का अध्ययन किया जा सकता है, अनुसंधान किया जा सकता है। दूसरा चरण होगा लोकमत परिष्कार का। हमारा अध्ययन अनुसंधान जितना तेजस्वी होगा, उतना ही लोकमत परिष्कार सहजता से होगा, व्यापकता से होगा, सर्वमान्य होगा। तो लोकमत परिष्कार में सहयोग देने का काम तो
जो सामान्य जन हैं उनका भी दायित्व आता है। हर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना, जो इस प्रकार के श्रेष्ठ जन हैं उनसे मार्गदर्शन की रचनाएं खड़ी करना, मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के उपक्रम, कार्यशालाएं, अभ्यास वर्ग, संस्कार वर्ग इस प्रकार की चलाना। कितने ही प्रकार के अभ्यास वर्ग हैं, पाठ्यक्रम है जिनको निर्माण करने की आवश्यकता है, ये श्रेष्ठ जनों का काम है। लेकिन उन पाठ्यक्रमों के पीछे, उन श्रेष्ठ जनों के विचार के पीछे शक्ति तो सामान्य जनों को खड़ी करनी होगी। अभी जैसे जो विचारक हैं उन्होंने एक घटिया पिक्चर के विषय में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, चल रहा है, लेकिन उसके टिकट न खरीदकर ऐसी फिल्मों को असफल स्थापित करना यह तो सामान्य जनों का काम है। तो सामान्य जन इन श्रेष्ठ जनों की जो मार्गदर्शन है उसके पीछे शक्ति कितनी कितनी खड़ी करते हैं, कितनी व्यापक, कितनी शक्तिशाली, कितनी भेदक ये शक्ति होती है। कितने चौकन्ने सामान्य से सामान्य लोग भी रहते हैं कि मेरे आस पड़ोस में कहीं लव जिहाद का मुकदमा मामला तो नहीं चल रहा। यह तो विद्वानों का विषय नहीं है। विद्वानों ने तो समझा दिया ये किस तरह से हानिकारक है। अब यह सामान्य जनों का काम है ऐसे विषय लेकर जन जागृति करें और ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी जागृति निर्माण करें, हर व्यक्ति अपने परिसर में, अपने परिप्रेक्ष्य में चौकन्ना रहे। इस प्रकार का कोई काम, धर्मांतरण के काम चल रहे हैं, आतंकवाद धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है, एक मजहबी विस्तार भी भारत के सामने, विशेष रूप में इस्लाम का विस्तार जो है, डेमोग्राफी के यानी जनसंख्या के दृष्टि से एक बहुत बड़ा संकट बनकर हमारे सामने खड़ा होने वाला है। इसकी जागरूकता, इस्लाम क्या है इसे समझना, इसकी जो अभद्रता है, इसकी जो मानव द्रोहिता है, इसकी जो धर्म द्रोहिता है, इसको लोगों को समझाना, इसकी दृष्टि से जो विद्वान हैं उनके विद्वानों का, उनके व्याख्यानों का आयोजन करना, उनके मार्गदर्शन की व्यवस्थाएं निर्माण करना। शिक्षण क्षेत्र में भी विद्वानों का काम तो पाठ्यक्रम निर्माण का है, लेकिन हिंदुत्व की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था भारतवर्ष में कहीं नहीं है। भारतीयता की शिक्षा ऐसा शब्द प्रयोग भी हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। अब यह तो सर्व सामान्य लोगों का दबाव होना चाहिए कि भारतीयता की शिक्षा यदि नहीं दे रही तो कैसी राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। पहली तो यह नेशनल नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा होनी चाहिए। नेशन तो उन लोगों ने निर्माण कर दिया जो वी आर ए नेशन इन द मेकिंग कहा करते थे, जो नेशन के फादर ऑफ द नेशन बनाया करते थे, किसी को कहा करते थे, जो फादर बन गए, जो चाचा बन गए। यह नेशन का विषय नहीं है, यह राष्ट्र का विषय है। इसमें भी अंतर न समझने वाली ऐसी शिक्षा नीति हमारे यहाँ बनती है और इसका कोई व्यापक ऐसा विरोध देश भर में दिखाई नहीं देता। ये तो सामान्य जनों का काम है। विद्वान तो ऐसे हैं जो इसके विषय में कुछ आलोचना कर सकते हैं, जो बहुत वस्तुनिष्ठ है, सर्वहितकारी ऐसी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन सब लोगों तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे, शिक्षा क्षेत्र तक पहुंचे, इसका काम तो जो सामान्य जन है, विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, उनको ही करना पड़ेगा। भारतीयता की शिक्षा के बने पाठ्यक्रम जो है उनको विद्यालयों में चलाना होगा। ग्राम विकास की दृष्टि से भारतीय ग्राम विकास की अवधारणा को समझकर ऐसे प्रयास करने होंगे। ये काम तो विद्वज्जनों का नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं का काम है।
समर्पित कार्यकर्ताओं का काम है, लोगों का काम है। कुटुंब का सुदृढ़ीकरण करना, धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना करना, धर्म के अनुसार जीवन जीना। ये जीवन जीने का काम तो हर मनुष्य का है, हर समाज के सदस्य का है। इस दृष्टि से हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम शीघ्रातिशीघ्र ऐसे 4 प्रकार के विषयों को अपने जीवन में प्रस्थापित करने का प्रयास करें। सबसे पहला है, तो श्रेष्ठ ऐसी सामाजिक परंपराएं हैं। बाप से बेटा सवाई, गुरु से गुरु गुड़ रह गया, चेला शकर बन गया। ऐसा अपने से श्रेष्ठ कम से कम एक उत्तराधिकारी निर्माण करने की ऐसी परंपराएं, इसका निर्माण शुरू करें। सामान्य है तो क्या हो गया, हमसे श्रेष्ठ ऐसी परंपरा हम निर्माण करें, स्थापित करें। दूसरा विषय आता है वह है कि वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठापना। वर्णाश्रम धर्म यह श्रेष्ठ मानव निर्माण, श्रेष्ठ समाज व्यवस्थाएं निर्माण करने का एक श्रेष्ठतम ऐसा तरीका है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की दृष्टि से, फिर उसमें कुटुंब का विषय आता है, गुरुकुल का विषय आता है, ग्रामकुल का विषय आता है। ये सब वर्णाश्रम धर्म के ही हिस्से हैं। इनकी प्रतिष्ठापना के लिए प्रयास करें। ये तो हम सबका काम है। हम सब इसमें कुछ न कुछ योगदान दे ही सकते हैं। हम गृहिणी हैं तो दे सकते हैं, हम नौकरी करने वाली स्त्री हैं, पुरुष हैं तो दे सकते हैं, उद्योग धंधा चलाने वाले व्यावसायिक ऐसे लोग हैं वो भी कर सकते हैं, शासन के क्षेत्र में काम करने वाले कर सकते हैं, न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले कर सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करने वाले तो कर ही सकते हैं, अपने कुटुंब में कर सकते हैं, समाज जीवन में अपने गली में कर सकते हैं, अपने गांव में कर सकते हैं। हम जिस संगठन से जुड़े हैं उस संगठन में कर सकते हैं, संस्था में कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने को सक्रिय बनाएं। श्रेष्ठ जन जो है, यदि हम अपने को सामान्य समझते हैं तो श्रेष्ठ जन कौन है, इनको समझकर उनका अनुसरण करना शुरू करें, उनके लिए कुछ काम करना शुरू करें। उनके मार्गदर्शन का लाभ सारे समाज को हो, इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं निर्माण करें, उसके लिए संगठन निर्माण करें, उसके लिए उपक्रम करें। इस प्रकार से एक कार्यक्रम, यह पूरा जो विश्व गुरुत्व की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, यह श्रेष्ठ से लेकर सामान्य जन तक सभी का दायित्व है। शासन तो इसका जो अपना हिस्सा है वह करने की दृष्टि से बहुत गति से आगे बढ़ रहा दिखाई दे रहा है। आवश्यक भी है कि शासकीय दृष्टि से, यानी सुरक्षा की दृष्टि से, अंदर और बाहर की शक्तियों का यदि हम निराकरण नहीं करते हैं तो हमारी कोई योजनाएं हमारे देश में सफल नहीं होने दी जाएंगी। विदेशों से हर प्रकार के षड्यंत्र रचे जाएंगे, आज भी रचे जा रहे हैं। हमारी शासन जो है, जो भारतीयता के लिए अनुकूल है, इस शासन को गिराने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र, ये जो अलग अलग प्रकार के विद्यापीठ हैं, फिर ऑक्सफोर्ड का विद्यापीठ होगा, कैम्ब्रिज का विद्यापीठ होगा, मिशिगन का विद्यापीठ होगा, ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ माने जाने वाले तथाकथित विद्यापीठों में भारत द्रोह के षड्यंत्र चल रहे, हम समझ पा रहे हैं। इन सबके प्रभाव से दूर रखना होगा। सामान्य जन को फिर से भारतीयता की शिक्षा देने वाले विद्यालय, ऐसे पाठ्यक्रम, उनकी प्रतिष्ठापना करनी होगी। ऐसी हिम्मत करनी होगी हमारे विद्यालय चलाने वाले जो संचालक मंडल हैं, उनको हिम्मत करनी होगी, हम चलाएंगे। भारतीय शिक्षा देने का यह हमारा दायित्व है। विद्वानों ने तो, विदुषियों ने तो पाठ्यक्रम निर्माण कर दिया है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष में व्यवहार में लाने का काम तो हमारा है। ऐसा मानने वाले लोग, ये सर्वसामान्य समाज में से ही आने वाले लोग हैं। बस उनमें से एक कदम आगे रखकर, कुछ दायित्व लेकर, कुछ
समर्पित भाव से समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़े विद्वान है ऐसी बात नहीं है, सामान्यतः तो ये इनमें विद्वत जन अभाव से ही पाए जाते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ जन हैं उनको जानकर उन्होंने बनाए हुए ऐसे पाठ्यक्रम भारतीय शिक्षण मंच ने भी निर्माण किए हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण पुनरुत्थान विद्यापीठ भी कर रहा है। ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण भीष्म इंडिक के माध्यम से भी किया जा रहा है। इनको हम अच्छा प्रतिसाद दें, इनसे सीखें और इनका विस्तार बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में कैसे किया जा सकता है, इसमें हम सब सहयोग दें। यह प्रक्रिया जो है होने की प्रक्रिया है, किसी के कहने से, किसी के बलपूर्वक डंडा लेकर खड़े होकर होने वाली प्रक्रिया नहीं है। होने की प्रक्रिया है अपने अंतर प्रेरणा से। हमें अपने से शुरुआत करनी होगी, हमें अपने में परिवर्तन लाना होगा। हमें जब परिवर्तन होता देखेंगे लोग तो स्वाभाविक रूप से हमारा अनुसरण करने के लिए वह प्रेरित होंगे। ऐसी प्रेरणा से ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से यह होने वाली प्रक्रिया हमारी अंत प्रेरणा से हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका विचार, व्यवहार और उस प्रकार की व्यवस्थाएं निर्माण करना, यह सब हम सबका दायित्व है। इसे समझकर हम आज से, इसी क्षण से संकल्प कर लें, विचार चिंतन करें कि किस प्रकार से मेरी जो शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां होगी, मानसिक शक्तियां होंगी, बौद्धिक शक्तियां होंगी, इसका अधिकतम उपयोग जिस प्रकार से समाज जीवन में हो सकता है उसका मैं प्रयास अवश्य करूंगी। इस प्रकार का संकल्प हम कर लें तो कोई बहुत समय लगेगा ऐसी बात नहीं है। दो पीढ़ियों में हम विश्व गुरुत्व के बहुत पास पहुंच गए होंगे। विश्व गुरुत्व का जो विवरण है, पीछे मैंने बताया था, राम राज्य का जो वर्णन है, वही हमारे विश्व गुरुत्व का बनने का, वही हमारे समाज जीवन का वर्णन है। इसमें उसमें शर्त यह है, पहला लक्षण बताया गया है कि राम यह पूरे विश्व के राजा है, पूरे विश्व के सम्राट हैं। तो सामरिक दृष्टि से तो हम बनने की दृष्टि से, शासकीय दृष्टि से तो हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ शासक बनने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ में समाज जीवन में धर्म व्याप्त है। हर व्यक्ति धर्म का पालन करता है और इसके लिए एक दूसरे का रक्षण करता है। धर्मो हितेश, धर्म जो है यह एक दूसरे का रक्षण करने के लिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का रक्षण करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से धर्म को सर्वव्याप्त करने की दृष्टि से हम सब प्रयत्नशील हों, यही आप सबसे निवेदन प्रार्थना करता हूं। और आज का ये जो व्याख्यान है उसको विराम देता हूं। सब लोगों ने, जो लोग अभी तक ये व्याख्यान माला सुनते आ रहे हैं, उन सभी के लिए विशेष ऐसा अभिनंदन मैं करता हूं कि ऐसे लोगों के कारण ही मेरे जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता है, उन्हें भी प्रेरणा मिलती है इस प्रकार के उपक्रम चलाने की। भीष्म इंडिक वालों को भी आपके सहयोग के कारण ही ये 1 वर्ष तक चलाने की सामर्थ्य निर्माण हुई, प्रेरणा मिली। आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं, आह्वान करता हूं अपनी पूरी शक्ति के साथ में इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हम जुड़ जाएं। बस इतना निवेदन कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पूरे 1 साल से चल रही इस व्याख्यान माला का आज का ये व्याख्यान बहुत ही सर्वोच्च था, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह का मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली है इससे। मुझे विश्वास है कि सुनने वाला हर व्यक्ति आज से ये निर्धार करेगा कि भारत विश्व गुरु बनना ही चाहिए और वो कार्यप्रवण होगा। हमारा आज ये भाग्य है कि भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज के संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले सर हमारे बीच में उपस्थित है और मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। इसके बाद हम कुछ सवाल जवाब लेंगे। तो मैं
क्षितिज पाटुकले सर, नमस्कार। नमस्ते स्वाति दी। नमस्ते। सभी को प्रणाम और सभी को नमस्कार। पूरे 1 साल से चल रही इस जीवन के भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यान माला आज संपन्न हो रही है। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय दिलीप जी केलकर, मैं उनका आभार तो नहीं मानना चाहूंगा, उनके ऋण में ही रहना हम लोग पसंद करेंगे। एक अद्भुत और अत्यंत विलक्षण इस प्रकार का यह हर गुरुवार को हम लोगों को उन्होंने जो मूलतः विशेष ऐसा भारतीय ज्ञान है वो उन्होंने हमारे साथ में साझा किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक निस्संदेह प्रकार का और बहुत ही जिसे हम क्लैरिटी कह सकते उस प्रकार से बहुत सारी भारतीय संकल्पनाएं उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। उसके बाद में हमारे जो प्रश्न है उनके भी उन्होंने उत्तर दिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हमने इसकी शुरुआत की, हमने बहुत इसका प्रचार प्रसार भी किया। मुझे ऐसा लगता था कि 200, 300, 400 लोग इसको पूरे वर्ष में ज्वाइन हो जाएंगे। वैसा वो हुआ नहीं, ये थोड़ी मुझे खंत है, लेकिन फिर भी यह एक मुझे लगता है भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की तरफ से किया गया यह एक प्रयास था। और इस प्रयास में जो भाई बहन पूरे देश से विदेश से इसमें सहभागी हुए उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा अभी इस व्याख्यान में दिलीप जी ने कहा, उस एक अद्भुत समय से हम लोग गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 वर्षों के बाद आज हमारी जो भारत माता है या भारतवर्ष वो जाग रहा है। यह जो परतंत्रता थी वो सिर्फ 150 साल की अंग्रेजों की नहीं थी। 1000 साल से जितने अत्याचार हम लोगों ने सहे हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारी सभ्यता के ऊपर, कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे सद्गुण है वही हमारी विकृति बन गई और जो लोगों ने हमें जो बताया उसको हम सही मानते चले गए और सभी ने बड़ी आराम के साथ और बड़ी क्रूरता के साथ हमारी विरासत की धज्जियां उड़ाई। हाल ही में हमने एक असत्यमेव जयते नाम की एक किताब हिंदी, इंग्लिश, गुजराती इसमें हमने दिल्ली में प्रकाशित की। स्वतंत्रता के बाद भी जितने सारे इतिहासकार कहलाए गए उन्होंने भी हमारे देश के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी विरासत के साथ जो अत्यंत घृणास्पद इस प्रकार का कार्य किया और सब झूठी बातें हमें बताकर भारत का जो एक सामूहिक समाज मन है उसको खोखला करने की बहुत निंदनीय ऐसी साजिश की। मुझे लगता है कि जितना नीचे की स्तर जाने की शक्यताएं है उतना नीचे तक भारतवर्ष जा चुका है। अभी ऊपर उड़ने की यह समय है और इस समय में मुझे लगता है कि इस प्रकार के मूलभूत विचारों का आदान प्रदान होना और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ साथ जो सामान्य जन है उनको साथ में लेना, उनको उनके बारे में बताना, यह बहुत आवश्यक हो गया है। कई बार मैंने कहता हूं कि जैसे ये आज हम लोग जिस टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग आज बात कर रहे हैं वो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, इस सब का जन्म केवल और केवल हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए हुआ है, भारतीयत्व के पुनरुत्थान के लिए हुआ है। तो इसी तंत्रज्ञान को हम कई बार मुझे लगता है कि बिल गेट्स और नारायण मूर्ति जैसे लोग ये इसके बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उसका मूल जो
कारण है यह विकसित हुआ, यह कारण यह है कि भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा ये पूरे विश्व में फैले। जैसा अभी दिलीप जी कह रहे थे, वैसे भारत ने चीन के ऊपर 2000 साल राज किया वहां गए बिना। उसी तरह अभी मैं अंकोर वाट के ऊपर काम कर रहा हूँ कंबोडिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारे जो देश में देखता हूँ, उनका अभ्यास करता हूँ, तो केवल भारतीय लोगों के आचरण से, उनके स्वभाव से, उनकी जीवन पद्धति से प्रेरित होकर उन लोगों ने भारतीयत्व का आचरण किया, भारतीय संस्कृति का आचरण किया। तो एक प्रकार का एक अत्यंत अद्भुत ऐसा यह विचार, जिसकी शायद वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम कल्पना भी नहीं कर सकती, इस प्रकार का विचार मुझे लगता है इस श्रृंखला ने हमें दिया है। अनुकूल समय है, लेकिन कोई अवतार आएगा और ऑटोमेटिक चीजें होगी, ऐसा नहीं होगा। कई बार मुझे लगता है कि हमारे देश को 1 लाख मोदी की जरूरत है। एक अकेले मोदी ये सब कर नहीं पाएंगे, तो हम सबको शिवाजी महाराज बनना पड़ेगा, हम सबको मोदी बनना पड़ेगा। हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आकर, हमारे खुद के और खुद के परिवार के कंफर्ट जोन से बाहर आकर हम लोगों को हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी सभ्यता के लिए सब कुछ न्योछावर करके, मुझे लगता है एक तरह से यह एक युद्ध ही खेलना पड़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति हम हमारे आजू बाजू में सब देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, समर्थ रामदास स्वामी जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु थे, उन्होंने कहा था कि देव मस्तकी धरावा अवघा हल्लकल्लोळ करावा। भगवान को अपने सर पे लीजिए और तूफान खड़ा कर दीजिए। जो जो आप कर सकते हैं, जो जो आपकी मन की इच्छा है, जो पूरे व्यष्टि समष्टि और परमेष्टि का संतुलन करने के लिए काम करेगी, ऐसे हर एक प्रयास हर एक व्यक्ति को करने चाहिए, करने का यह समय है। तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ काम करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज भी बहुत सारे उपक्रम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं। अभी थोड़ी समय में हम लोग एक भीष्म इंडिक स्टोरी टेलिंग चालू कर रहे हैं। साथ ही हम इंडिक नॉलेज के ऊपर बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं शुरू कर रहे हैं। इसके साथ में ही भीष्म स्कूल ऑफ संस्कार के नाम से जैसे योग शिक्षक होते हैं, उसी तरह से संस्कार शिक्षक का एक अभ्यासक्रम हम लोग बना रहे हैं। वही हमारे अभ्यासक्रम धीरे धीरे शुरू होंगे। लेकिन ये किसी अकेले का कार्य नहीं है, सब लोगों को साथ में आके, और हम तो सब ये जो पृथ्वी पे आए हैं वो एज अ गेस्ट ही आए हैं, एज अ टूरिस्ट आए, कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस जब तक मेरा वास्तव्य इस धरती माता पर है, तब तक मैं मेरा जीवन, और सिर्फ मेरा ही नहीं सबका जीवन कैसे आनंद से बिता सकता हूँ, इसकी ओर हमें सिर्फ चिंतन ही नहीं करना है, सिर्फ चर्चा ही नहीं करनी है, तो हमें हमारे जो प्रयास है वो कृति में लाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अद्भुत ऐसा समय, ऐसा अनुकूल ऐसा समय अभी हम लोग देख रहे हैं। और आने वाला जो 21वीं सदी का जो कुछ है वो भारत के लिए है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इस विचार जो यह व्याख्यान माला पूरे साल भर चली, ये भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। जो लोग इस साल में पूरे वर्ष में उसको देख नहीं पाए, वो बाद में भी उसको देख सकते हैं। और इस पुस्तक के बारे में सर का जो कार्य है कुटुंब व्यवस्था के बारे में भी, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों की यह मांग भी है कि ऐसी कोई व्याख्यान माला फिर पूरे साल के लिए हम लोग शुरू करें। तो उसके बारे में हमारा विमर्श चल रहा है और जल्दी से जल्दी उसके बारे में हम आपको सूचित करेंगे। अब सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और इस कार्य में जुड़े रहने का आग्रह करता हूँ। अपने कृति से, अपने विचारों से आप जो भी इसमें, जैसा अभी सर ने कहा कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करने के लिए प्रयास करता है,
तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सब जो है वो ईश्वरी कार्य है। ये मेरा कार्य नहीं है, आपका कार्य नहीं है, दिलीप जी का कार्य नहीं, ये ईश्वरी कार्य है और इसमें हमें योगदान देना है। तो इस भाव से ये ईश्वर का कार्य हम कर रहे हैं, इस भाव से हम लोग इस सब कार्य को आगे ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबका मनपूर्वक अभिनंदन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। अभी हम कुछ सवाल जवाब लेंगे। जिन्हें कोई सवाल पूछना है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। पहला सवाल पूछने जा रहे हैं कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी अनम्यूट करके पूछिए। सर मेरा ये सवाल नहीं है, एक थोड़ी जानकारी में जोड़ना चाहता हूँ जी। कुछ साल पहले मेरे पास एक छोटी किताब थी जिसमें लिखा गया था वो तलपति जी जो विमान बनाया था उसके बारे में, और महर्षि भारद्वाज ने कुछ जो लिखा था उसके भी वर्णन था, जैसे वैमानिक का पोशाक कैसा हो, उसका आहार कैसा हो, और जमीन से हम ऊपर जब जाते हैं तो हवा की घनता कैसे कैसे कम हो जाती है, और 25-30 हजार की फीट की ऊंचाई पर जो हम अंग्रेजी में क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं उसका भी वर्णन था। वो सब मैं पढ़ के मैं बहुत प्रभावित हो गया था, लेकिन अभी वो किताब मेरे पास नहीं, मैंने कि एक लाइब्रेरी को वो भेंट कर दी थी और बाकी और किताबों के साथ सोचा ये आपने जो पराशर ऋषि के बारे में जो बताया उसमें थोड़ी सी आधी जानकारी में दे दो। धन्यवाद। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज बहुत जल्दी से स्टडी ऑफ भारतीय विमान शास्त्र इस प्रकार का अभ्यासक्रम लॉन्च करने जा रहा है, तो उसमें ये सब बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद सर। वैसे मैंने जैसे बताया था, यंत्र सर्वस्व नाम का ग्रंथ भरद्वाज मुनि का, उसका एक हिस्सा है विमान विद्या। और ये सब आपने कुलकर्णी जी आपने जो पुस्तक बताई उसमें की जो जानकारी है ये सब उस विमान विद्या ग्रंथ के पूरा ग्रंथ तो मिला नहीं है, लेकिन उसके जो हिस्से मिले हैं उसमें से उपलब्ध जानकारी ऐसी छोटी छोटी पुस्तिकाओं में लोगों ने प्रकाशित की है। लेकिन आज उससे काफी आगे अध्ययन बढ़ चुका है इन क्षेत्रों में। तो जैसे पाटुकले जी ने बताया वैसा उनके पाठ्यक्रम में इस विषय में और अधिक गहराई से ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अगला सवाल लेते हैं कुलदीपिका केसकर भाग्यनगर से। कुलदीपिका, हा, नमस्कार सर। नमस्कार। माझा प्रश्न वगैरे काही नाहीये, पण फक्त एक माझं निवेदन आहे, माझी एक इच्छा आहे की आपण हे जसे वर्षभर क्लासेस घेतले आणि आम्हाला आनंदित केलं आणि प्रत्येक गुरुवारी कधी कधी येत आणि कधी वेळ होती सुरू होते असं आमची म्हणजे उत्सुकता होती, ती आज संपलेली आहे आणि त्याचं अजून जास्त वाईट वाटतंय की ही शृंखला अशीच चालत राहावी, त्याच्यासाठी अजून आपण काहीतरी प्रयत्न करावे। आम्ही साथ द्यायला तयार आहोत। पण अजून एक माझं निवेदन आहे की भगवत गीता ही जी 18 अध्यायाची आहे त्याचं जर थोडंसं विवेचन आम्हाला मिळत गेलं वर्षभर तर आम्ही खूप आभारी आहोत आपले। कसं है, फिर हिंदी में आप जो कहा वो पहले बता दूं। उन्होंने कहा कि साल भर चली हुई जो व्याख्यान माला है ऐसी ही चलती रहे, ऐसी उनकी इच्छा थी, अच्छा लग रहा था वगैरह। और उन्होंने आगे कहा है कि आगे श्रीमद् भगवद गीता की ऐसी व्याख्यान माला चलाई जाए। देखिए, मैं भगवद गीता के बारे में बहुत श्रद्धा रखता हूँ। भगवद गीता यह तत्वज्ञान और व्यवहार
दोनों का विषय है। हम्म, मैं केवल एक कमी इसमें जो पाता हूं वो व्यवस्थाओं की है। जीवन चलाने में धर्म की समझ क्या है ये तो भगवत गीता बता देती है, व्यवहार कैसा होना चाहिए यह भी बता देती है। उस व्यवहार के लिए अच्छा मनुष्य क्या होता है यह भी बताती है। लेकिन इसमें व्यवस्थाओं का विषय शायद कहीं सूक्ष्मता से कोई ढूंढ निकाले तो मिले, लेकिन सामान्यतः जो अर्थ अभी लगाए जाते हैं उसमें शिक्षण व्यवस्था कैसी होती है, रक्षण व्यवस्था कैसी होती है, पोषण व्यवस्था कैसी होती है, इनके बारे में भगवत गीता में 2-3च आहेत तिथं आहेत आणि इथं आहेत ना. बहुत मार्गदर्शक उपलब्ध नहीं होता। और इसलिए जीवन को यदि समग्रता में समझना है तो भगवत गीता के साथ में भारतीय समाज रचना शास्त्र को समझना होगा, भारतीय व्यवस्था धर्म के अनुसार निर्माण व्यवस्थाएं कैसी होती हैं इनको समझना होगा, यह भी आवश्यक है। और इस दृष्टि से मुझे भी पहले तो ऐसा लगा था कि भगवत गीता का अध्ययन करके उसका ही निरूपण, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पूरे जीवन का प्रतिमान भारतीय बनना है तभी भगवत गीता की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, नहीं तो भगवत गीता का श्लोक कहने वाला मनुष्य भारतवर्ष में नहीं बचेगा। भगवत गीता का स्मरण करने वाले, उसका उपदेश करने वाले, उसके ऊपर महीना महीना भर व्याख्यान माला चलाने वाले लोग भारत में हजारों की संख्या में शायद होंगे, सैकड़ों की तो निश्चित हैं, लेकिन यह सब वर्णाश्रम धर्म में से वर्ण का तो कुछ मात्रा में विवेचन उसमें कर लेते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं और वर्णाश्रम धर्म के जो अन्य पहलू हैं उसमें प्रकाश नहीं डाल पाते, कम से कम जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो तो नहीं डाल पाते। इस दृष्टि से जीवन के प्रतिमान के संदर्भ में भगवत गीता को समझो, यह बहुत उपयुक्त होगा। जीवन के पूरे प्रतिमान के संदर्भ में उपनिषदों को समझो। इस जीवन के प्रतिमान के संदर्भ में हमारा जितना भी राष्ट्रीय साहित्य है, महाभारत है, रामायण है, फिर हमारे जो धर्म के लिए लड़ मरने वाले ऐसे जो महापुरुष में हैं, ऐसे जो योगी अनुरागी हुए हैं, उनसे सीखो, यह तो होगा, लेकिन उसके साथ में जो समग्रता का विषय है जीवन की, यह छूटना नहीं चाहिए। इसके संदर्भ में इस पूरे ज्ञान को, उस ज्ञान के अनुसार व्यवहार को समझने का प्रयास हमें करना होगा, तभी जाकर हमारी सोच जो है वह पूर्णता की, जिसे होलिस्टिक कहा जाता है, ऐसी बन सकेगी, ऐसा मुझे लगता है। अगला सवाल लेते हैं। काव्या कुमारी जी, आप पूछिए। काव्या कुमारी। हाँ, नमस्ते सर, मैं अपराजिता हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विस्म फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच अ नाइस लेक्चर, और एक साल तक इसको अरेंज करने के लिए थैंक यू। और काफी कुछ हमें सीखने को मिला है। बट मेरा बस ये प्रश्न है कि सर क्या ऐसा कुछ बच्चों के लिए नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता? हम तो ठीक है, हमें अवेयरनेस आ रही है, बट आई थिंक जो फ्यूचर है वो फ्यूचर जनरेशन बच्चों का है, तो कुछ ऐसा संस्कृत का या कुछ ऐसा संस्कार का बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो मुझे लगता है ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ फ्यूचर में प्लान है? बताना चाहूंगा कि बच्चों के लिए हम लोग स्टोरी टेलिंग शुरू कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये चैत्र गुड़ी पाड़वा से शुरू होगा। इट विल बी पेड एक्टिविटी। हर रोज शाम को
8:30 और- बजे से 9:15 बजे तक और समथिंग लाइक दैट, अराउंड 45 मिनट्स बच्चों को रामायण की, महाभारत की, अलग अलग जो भारतीय स्क्रिप्चर्स है उसकी कथाएं उनको कहानी के रूप में सुनाई जाएगी। इस प्रकार का एक उपक्रम चैत्र गुड़ी पड़वा से मार्च में शुरू होगा, आपकी जानकारी के लिए। हाँ, ओके। और सर ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अपना सहयोग अगर देना चाहें भीष्म को, तो हम कैसे दे सकते हैं? जैसे हमारा मुझे ईमेल आईडी है, स्वाति मैडम आपको बता देगी। वो ईमेल आईडी पे आप लिखिए आप क्या करना चाहती हो, किस प्रकार के, कहाँ पे आप लोकेटेड हो और आप हाँ। किस प्रकार का सहयोग करना चाहती हो। तो हमें भी बहुत आनंद होगा आप हमारे साथ में इस कार्य के उसमें हाथ बटाए। और सर एक और क्वेश्चन था, मतलब एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक मिनट, अर्थशास्त्र पहले का आपके पहले प्रश्न के बारे में मैं हाँ। आपको और बताना चाहता हूँ। यह जो आप कुछ बच्चों के लिए करना चाहती है, ये अपने घर के बच्चों के लिए करना चाहती है या सामाजिक दृष्टि से कह रही है? नहीं, मैं सामाजिक दृष्टि से कह रही हूँ सर। अरे, मेरे तो हाँ, 2 बच्चे हैं, तो मैं तो सिर्फ 2 इसलिए जने को बना के क्या करूंगी, लेकिन अगर सामाजिक नहीं दृष्टि क्या से अगर करूंगी क्या, सब अरे वो सबसे बड़ा काम तो वही है। और ये जो बीच पंडित की भी स्टोरी टेलिंग का विषय जो होगा ना, ये बच्चों से भी ज्यादा माताओं ने सुनने का विषय है। कि माता जब ऐसी कहानी कहती है तो बच्चा उसमें एक रस हो जाता है। और माताएं कहानी कहना भूल गई हैं, तो बड़ी संख्या में माताओं को प्रेरित करें, ये कहानियां सुने वो, और अपनी कथा कहने की जो कौशल है उसको विकसित करें। ये तो हम अपने बच्चों पर अत्याचार करते हैं, उनका अधिकार है ऐसी श्रेष्ठ कहानियां सुनने का, पर माता सुनाती नहीं है, पिता सुनाते नहीं है, दादा दादी सुनाते नहीं है, नाना नानी सुनाते नहीं है। तो यह तो उनके ऊपर अत्याचार है, अन्याय है उनके ऊपर, इसे हम समझें। और इस दृष्टि से एक और जो उपक्रम पुनरुत्थान ये भारतीय शिक्षण मंच ने किया है, वह पाठ्यक्रम तैयार किया है भारतीय जीवन का। उसको लेकर हम कुछ संस्कार वर्ग भी चला सकते हैं, और उसको लेकर हमारे परिचित ऐसे किसी विद्यालय में पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। ऐसा यदि पाठ्यक्रम पूरे देश भर में सार्वत्रिक यदि हो जाता है, तो आप विश्वास रखिए प्रतिवर्ष 1.5 से 2 करोड़ घरों में भारतीयता की शिक्षा पहुंचेगी। इतना यह व्यापक विषय है, लेकिन अभी भी हम ऐसे भारतीय जीवन के पाठ्यक्रम के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए कोई विद्यालय इसको चलाने के लिए आगे बढ़ नहीं रहा। अब ये सर हिम्मत तो करनी होगी, अनुकूलता के काल में हम ये हिम्मत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ऐसा कुछ अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो कर सकते हो तो करेंगे, करना ही चाहिए। संस्कार वर्ग पिछली बार भी शायद आपसे ही बात हुई थी, संस्कार वर्ग चला सकते हैं, हाँ। संस्कार वर्ग चलाइए। ये जैसे स्टोरी टेलिंग का इन्होंने कहा, ऐसी हमारे घर में हमने कोई एक पद्धति शुरू कर दी कि हर शनिवार को हमारे घर बच्चों के लिए कहानियों का कार्यक्रम होगा। आप देखिए आस पड़ोस के 5-25 बच्चे जमा हो जाएंगे आपके घर में, लेकिन आपके पास वो कथा कथन का कौशल है क्या? तो प्रेरणा देने वाला, तो समर्पण भाव निर्माण करने वाला, निस्वार्थ भाव निर्माण करने वाला, तो शौर्य की प्रेरणा देने वाला, ऐसी कहानियां आपके पास हैं क्या? उसके लिए तैयारी करिए। सर मेरा बस ये कहना है कि कुछ स्टोरीज जैसे महाराणा प्रताप की या इन सब की हमें पता है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि सारे जो मतलब हमारे योद्धा हैं या जो सूरवीर हैं, उनकी कथाएं उनके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में है। जैसे मैंने बहुत बारी सर्च किया कि हाँ, शिवाजी महाराज के बारे में जैसे हमें थोड़ा पता है, बट संभाजी महाराज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। जब मैं पुणे गई तो मैंने लोकल लोगों से उनकी स्टोरी सुनी कि वो कितने पराक्रमी थे। फिर 1-2 वीडियो सर्च किया कि उन्होंने क्या नहीं किया है, मतलब हमारे देश को बचाने के लिए। बट वो सिर्फ है ना एक प्राउड बन जाता है कि नहीं, मतलब शिवाजी महाराज मतलब मराठी इस टाइप का बन जाता है।
तो वो देखिए- चीज हमें थोड़ी सी खत्म करनी होगी बाय टेलिंग द देखिए- स्टोरी टू ईच किड ऑफ आवर इंडिया। एंड मैंने ये देखा है कि अभी मैं किसी से भी बात करती हूँ, मतलब जब से मैं भीष्म से जुड़ी, मैं थोड़ी सी इस टाइप में चली गई, मतलब भीष्म हैज एन गुड, मतलब एक बिग इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ, कि मैं अब बात करती हूँ। पहले मैं सिर्फ सोचती थी कि अच्छा ठीक है मैं करना चाहती हूँ लेकिन कैसे करूँ, बट भीष्म हैज इसमें गिवन मी अ स्ट्रेंथ कि मैं अब बात इसमें करती हूँ लोगों से कि हाँ ये स्टोरी बोलो, ये करना। एवरीवन वांट्स कि उनके बच्चों में वो संस्कार, चाहे वो संस्कृत का संस्कार हो या स्टोरी का संस्कार हो या हमारी सभ्यता का संस्कार हो, वो आए, बट नो वन नोज कि कैसे शुरुआत करनी है। तो देखो, आपने एक बहुत अच्छा एक मुझे मार्गदर्शन दिया कि मैं एक स्टोरी टेलिंग का रख सकती हूँ। ऐसे मैं सोच रही थी कि फ्रॉम ये जो बसंत पंचमी आ रही है उससे मैं कुछ स्टार्ट करूं जैसे स्टोरी टेलिंग का। तो थैंक यू सर कि आपने मुझे एक मतलब एक बहुत पुश अच्छा दिया। होगा। इसमें एक बात और आपको बताना चाहूंगा मैं। हाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक एकात्मता स्तोत्र कहा जाता है। हाँ इस एकात्मता स्तोत्र में आपको जैसे नाम चाहिए ना, ऐसे नाम मिलेंगे। उसमें साइंटिस्टों के नाम मिलेंगे, उसमें सम्राटों के नाम मिलेंगे, उसमें योद्धाओं के नाम मिलेंगे, उसमें श्रेष्ठ ऐसे गुरुकुल चलाने वाले ऋषि मुनियों के नाम मिलेंगे। ऐसे विभिन्न, उसी प्रकार से मातृशक्ति का भी परिचय होगा उसमें, कि किस प्रकार से मातृशक्ति का भी उसमें योगदान रहा। उसमें ही भारत यह किस प्रकार से पवित्र भूमि है, यह तीर्थ है, यह देवभूमि है। तो क्यों है, किस प्रकार से यहाँ पर पवित्र ऐसे तीर्थ स्थलों का जाल बिछा हुआ है, किस प्रकार से यह भूमि, यह संसार की सबसे श्रेष्ठ भूमि है। इस प्रकार की जानकारी उसमें से हम प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जो एकात्मता स्तोत्र है, ये भी बहुत अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है, बहुत संक्षेप में। और एक बार आपके सामने वो नाम आ गए कि फिर संक्षेप में उसकी जानकारी तो एकात्मता स्तोत्र का जो विस्तारित पुस्तक है उसमें मिल जाएगी। और आगे आप फिर जैसे आपने बताया उस प्रांत में उस महापुरुष के बारे में या मातृशक्ति के बारे में क्या उपलब्ध है साहित्य, उसकी खोज हम कर सकेंगे। दुर्भाग्य से 70 वर्षों तक हमारे सामने जो भारत द्रोही ऐसे इतिहासकार रहे, उन्होंने ही रखा हुआ इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है इसमें परिवर्तन के लिए हमें ही प्रयास करने होंगे। इस दृष्टि से एकात्मता स्तोत्र यह एक बहुत उपयुक्त ऐसा साधन सिद्ध हो सकता है। हाँ थैंक संगठन यू के सर। किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछेंगे तो आपको उसकी पुस्तिका लाकर उपलब्ध करा देगा। एक्चुअली सर मैं इसी टाइप की संस्था से जुड़ी हुई थी जब मैं हैदराबाद में थी। तो मैं बाल गोकुलम नाम का इनका आरएसएस का एक विंग चलता है जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जी। तो मैं इस संस्था से जुड़ी हुई थी। वहीं से मुझे थोड़ा सा मतलब एक्चुअली मैं आरएसएस के स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो थोड़ा सा वो संस्कार तो वो पुश रहता है कि हाँ कुछ देश के लिए करना है। बट जो लोग आसपास के लोग मतलब नरेटिव चलाते हैं कि आरएसएस ऐसा है, तो फिर वो डर मतलब मेरे हस्बैंड में था कि नहीं ये नहीं करो, क्योंकि एक डर जो हमें समाज का होता है उसकी वजह से हम थोड़े डर जाते हैं। बट धीरे धीरे ऐसे जो, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे जो व्याख्यान आते रहेंगे तो वो एक जो छुपी हुई चिंगारी है ना, वो धीरे धीरे भड़केगी और वो आग का रूप लेगी। और हाँ जैसा सर ने कहा कि हाँ एक नरेंद्र मोदी नहीं इनफ है मतलब फॉर डूइंग ऑल द थिंग्स, बट मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी अपने जैसे छोटे छोटे नरेंद्र मोदी हर एक एरिया में वो बनाते जा रहे हैं। एंड ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पर्सन जो लीड करते हैं। जैसे विवेकानंद आए, वैसे ही कोई एक भगवान ने हमारे लिए महापुरुष नरेंद्र मोदी जी जैसा दिया है जो हमें आगे लीड कर रहा है। वी आर जस्ट बिकमिंग अ वॉरियर। जैसे सर आप लोगों के तो कंपेयर में नहीं, छोटे छोटे जगह पे हम लोग जैसे लोग अगर ट्राई करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। थैंक यू सर फॉर लाइक सच अ वंडरफुल 1 साल का जो आपका व्याख्यान था उसके लिए। थैंक यू भीष्म। एंड जस्ट आई वांट टू नो कि वो वेद वाला जो आ रहा है व्याख्यान जो आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली अर्थशास्त्र का किया था, तो क्या उसमें जो क्रेडिट है कैन आई यूज फॉर दैट और इट विल बी सेपरेट?
मैं आपसे फोन पर संपर्क करती हूँ। श्योर श्योर श्योर, ओके ओके, थैंक यू स्वाति जी, जी। थैंक यू सर। धन्यवाद। अगला सवाल लेते हैं आनंद प्रकाश जी, आप पूछिए। जी नमस्ते दिलीप जी। नमस्ते। पहले तो भीष्म का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत आभार। पाटुकले जी आपका भी आभार। और दिलीप जी, पाटुकले जी ने अभी कहा कि संख्या 200-300 की मंशा थी, लेकिन 30, 40, 35, 32 लोग एवरेज पूरे साल भर रहे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरी ओर से कि मैं विचार से, आचरण से, राजकीय जो अभी एक जीत की नशे में पूरा भारत है, हम सामाजिक जीत की ओर समाज को ले जाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सिर्फ राजकीय जीत से समाज का भला नहीं होने वाला है। मतलब समाज के भले के लिए समाज को खुद को जागृत करके समाज खुद उस कार्य में लगे और व्यवस्थाओं को मजबूर करे कि समाज के अनुरूप व्यवस्था ढले। क्योंकि अगर आप सिर्फ न्याय व्यवस्था के अधीन रहेंगे तो वो तो होने वाला नहीं है। तो वो प्रयत्न हम हमारे स्तर से जरूर करेंगे, ये आपको हम वचन देते हैं। आपका प्रयत्न सफल होगा ही होगा और हम पूरे प्रयत्न आपके प्रयत्न को सफल करने के लिए जहां तक हमारा जीवन महादेव ने दिया है वहां तक हम लगे रहेंगे। बहुत प्रेरणा बहुत- देने वाला आपने बात किया है, धन्यवाद उसके लिए। और ऐसे ही प्रेरणा देते रहिए लोगों को भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप आशीर्वाद देते रहिए। आपकी जो बुके मैंने मंगवाई थी जो डाक के द्वारा, जी वो बुके भी मैंने योग्य जगह पे पहुंचा दी है। उनके साथ मैं चर्चा भी कर रहा हूँ कि आपको इस बुक में क्या लगा। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत पौराणिक बातें हैं, ऐसा असंभव है, कैसे हो सकता है, वो भी उसमें बताया है। तो आपने इस पे क्या सोचा? जैसे हमारे यहाँ जो विधायक है, सांसद है और जी जो इस चीज से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसमें कुछ कर सकते हैं, डीडीओ है, कलेक्टर है, कि सबको जी मैंने भेंट दी है और प्रयत्न किया है कि मेरे जिले में कम से कम ये लागू हो और इस विचार को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि मेरा जो जिला है वो जनजातीय जिला है, जहाँ पर जनजाति का 93% मतलब संख्या उनकी है। तो ऑलरेडी ये जैविक जिला बन सकता है। इसको बहुत सारी इसमें संभावना है। कौन से लोग जिले इसको से हैं आप? पछाड़ बोलते हैं और मैं इसमें संभावनाएं देखता हूँ। कौन से जिले से हैं आप? मैं दाहोद से हूँ, बड़ौदा के पास जो है ना। दाहोद के पास, अच्छा हाँ, जी जी। ठीक ठीक। तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो निवेदन आपसे यह है कि जिस प्रकार से इस विषय को लेकर मैं एक व्याख्यान माला चला रहा हूँ, या चलाई है 1 साल भर के लिए, जी क्या आप भी ऐसे चला सकते हैं? प्रयास कीजिए। हाँ, मैंने आपकी ठीक है, पुस्तक और ये सब तो मंगवाया है। शायद 5 व्याख्यानों की व्याख्यान माला शुरू करिए, ऐसा कुछ करिए, तो क्रमशः बढ़ता जाएगा। जी जरूर जरूर जरूर। लेकिन इस प्रकार से समग्रता में मार्गदर्शन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी होगी। तो उसके लिए मैं आपका संपर्क करके जी। जो आपका ये विचार और अच्छा मजबूताई से समाज के बीच रख सकते हैं, जो जी। टीचर हैं और इस विषय को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, उनसे मैं अवश्य बात करके एक बार मैं आपसे मिलने के लिए, आप जहां भी होंगे, पूना, सूरत, जहां भी जी। होंगे, मैं जरूर आऊंगा। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक। जी, नमस्ते। नमस्ते। आनंद प्रकाश जी, बहुत बहुत आभार। किसी और को कोई सवाल पूछना है तो कृपया पूछिए, हैंड रेज कीजिएगा। आज के सारे सवाल हो चुके हैं। ये जीवन का भारतीय प्रतिमान व्याख्यान माला का आखिरी कुलदीपिका मैडम पूछना चाहती है, पूछिए। एकात्मता स्तोत्र। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। आप जो बुक बताइए एकात्मता स्तोत्र, तो उसका बुक मुझे कहाँ पे मिलेगा?
आपके परिचय में कोई संघ का स्वयंसेवक कार्यकर्ता है क्या? है, मैं एक्चुअल संघ में हूँ। हाँ, तो फिर उससे यानी फिर आपके घर के जो लोग होंगे उनसे पूछिए, हाँ, संघ के कार्यालय में अच्छा, संघ का साहित्य विक्रय की कुछ व्यवस्था होती है, हाँ, वहां ये 100% मिल जाएगा, ओके ओके, और नहीं ठीक है, मिला तो मंगा लेंगे वो। हाँ ठीक है। लेकिन इसका लेखक कौन है? उसका लेखक ऐसा नहीं है, क्योंकि यह तो भारतीय परंपरा में इस प्रकार का कोई तैयार करता है इसको, तो वो उसका कोई लेखक नहीं होता है। जैसे अच्छा, संकलन। संघ के गीत भी होते हैं, हाँ, तो गीत रचने वाला कौन है किसी को पता नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम एक छोटा सा प्रोग्राम रखे सो है भाग्यनगर में, हम जहाँ रहते हैं वहां पे जिलेलगुड़ा बोल के हैं, तो वहां पे हम हर महीने का दूसरा संडे रविवार को प्रदक्षिणा कर रहे हैं गीत गा के। अभी फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड 12 तारीख को है, 12 फरवरी को। ऐसा 11 लोग तो अभी जमा हो गए, तो बहुत अच्छा। आगे कितना बढ़ेंगे पता नहीं मुझे, लेकिन प्रयास तो जारी हो गया। संख्या बढ़ती रहे इसके लिए प्रयास कीजिए। हाँ वो तो है, हर एक को एक एक एक्स्ट्रा लेके आना बोल के हम बोल रहे हैं मीटिंग हाँ, में, कम से ठीक कम है। एक लेके आना अपने साथ में। हाँ, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सर, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जी का धन्यवाद, पाटुकलेखा जी भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद मेरी तरफ से। और आपकी ऐसी ही प्रेरणा सबको मिलती रही है, इसलिए भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। शरद चंद्र जी पूछना चाहते हैं, उनके बाद नवीन कुमार जी तैयार रहिएगा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। शरद जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मैं भी कोई इसमें अपना योगदान दे सकता हूँ, जिससे मेरा भी इच्छा था कि वेदांत या उपनिषद के ऊपर या गीता के ऊपर कोई अपना कोई व्याख्यान मैं भी चलाऊं। नहीं, आप अभी क्या करते हैं? मैं अभी तो एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, ज्योतिष का कार्य भी करता हूँ, बाकी वेदांत और उपनिषद का अध्ययन भी करता हूँ। जी, हम्म। तो ये जो अभी जीवन का प्रतिमान, आपने कितने व्याख्यान इसके सुने मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जी, वास्तव में समग्रता में जीवन को समझना, यह तो हर विद्वान के लिए, किसी भी विषय का विद्वान हो, उसके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। बिल्कुल। और इस दृष्टि से आपका एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह एस्ट्रोलॉजी का विचार, इसका उपयोग सर्वहितकारी पद्धति से कैसे किया जा सकता है, हाँ ये तो जी। आप जीवन को समग्रता में समझेंगे तभी हो सकेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो 2 खंडों में, शायद आपने ले लिए होंगे, 2 खंडों में जो साहित्य लिखा हुआ है, हाँ जी। उसको ठीक से समझ लें। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ समस्या यही हो रही है कि कोई भाषा का पंडित है, कोई ज्योतिष शास्त्र का पंडित है, हम्म। कोई आयुर्वेद शास्त्र का पंडित है, हाँ जी। लेकिन समग्रता की समझ न होने के कारण वह अपने विषय का भी भारतीय दृष्टिकोण से विशेषज्ञ नहीं हो पा। तो भारतीय मान्यता तो यही है कि जिसकी समग्रता की नींव पक्की है, उसके उस नींव पर जिसने अपने विषय का अध्ययन किया हुआ है, वही उस विषय का विशेषज्ञ है। और इस दृष्टि से जैसे ज्योतिष शास्त्र का विषय है, तो उसमें कुटुंब का विषय कहाँ है? कुटुंब का के विषय उसमें दूसरा भाग है, द्वितीय भाग नहीं, भी सब उसमें है कुटुंब का विषय है। उसमें, सारी चीजों उसमें का विषय है। उसमें सब विषय हैं, मैं जानता हूं। हाँ जी। लेकिन इस दृष्टि से विशेष अध्ययन, अब श्रेष्ठ पति पत्नी, वर वधु चयन, इस दृष्टि से तो इसका उपयोग सदियों से होता रहा है हमारे यहाँ। लेकिन इसको और सटीकता देना कि देखो ये तो पत्रिका देखकर इन्होंने विवाह किया था और देखो कैसी दुर्गति हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बारे में स्पष्टता, यह तो ज्योतिष के मन में पहले स्पष्टता होगी तो वो बता सकेगा वर वधु को कि देखो ये आप करने जा रहे हो, लेकिन ये हितकारी नहीं होगा।
हाँ, फिर उसका जो नेचर, उसका प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा है, उन दोनों की प्रकृति का भी अध्ययन करना चाहिए। सामान्य तो लोग क्या करते हैं, मिलान करते समय उन दोनों के नेचर का अध्ययन नहीं करते हैं। देखो, उसको गहराई से हमने समझना एक बात, और सामने आने वाले किसी को भी समझाने की हमारी कुशलता हम में होना, ये अलग बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो उस कुशलता की बात कर रहा हूँ, आप तो समझ रहे हैं, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाते हैं। तो ये समझाने की हमारी जो सामर्थ्य शक्ति है, उसके लिए जो आवश्यक समग्रता का ज्ञान है, उसके लिए जो आवश्यक कौशल है, उनका विकास यदि नहीं होगा तो हम लिखकर उनको दे देंगे कि ऐसी ऐसी समस्या आएंगी, आपको करना है तो कर लो। यह सही मार्गदर्शन नहीं होगा। इस दृष्टि से समग्रता में जीवन को समझने की दृष्टि से आप अवश्य प्रयास कीजिए। अब कोई राजनीति में बहुत आगे बढ़ेगा तो आप तो बता देंगे कि राजनीति आपका विषय है और आप बढ़िए उसमें। अब उसमें जाकर उसका दुरुपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा, तो सदुपयोग करने वाले को ही प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार का विचार यदि आप नहीं करेंगे तो आप भारतीय दृष्टिकोण से ज्योतिष शास्त्र के द्रोही हो जाएंगे, क्यों सर्वहितकारी नहीं रहा फिर आपका ज्ञान। इस दृष्टि से हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय विशेष के विशेषज्ञ हों, समग्रता की हमारी समझ अच्छी होना, बहुत अच्छी होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह तो हम श्रेष्ठ जनों में गिने जाने वाले लोग हैं, जिनका अनुसरण लोग करने वाले हैं, सामान्य जन करने वाले हैं। और इस दृष्टि से हम अपने को इस प्रकार के कठोर अनुशासन में बांधें कि समग्रता की समझ तो मेरी अच्छी होनी चाहिए। प्रयास कीजिए, देखो आप अपने लिए भी और समाज के लिए भी बहुत हितकारी सिद्ध होंगे। धन्यवाद सर। नवीन कुमार जी, आप अगला सवाल पूछिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी ना, ये अंतिम आज प्रसारण है इसलिए मैं रोक नहीं पाया स्वयं को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना था, आपका आभार। आपकी पुस्तक पूरे अच्छे से पढ़ी, एक एक विचार पूरे अंदर समा गया। शायद ये ईश्वर का विधान है कि या इशारा है कि जिस दिन आपसे बात हुई थी वो मैक्सिक के बाद, उसके बाद से पूरे सोशल मीडिया में और ट्विटर और यूट्यूब पे ये मैक्सिक ही बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो शायद ईश्वर का इशारा है कि हम समाज की नई रचना की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी बस इसीलिए कॉल किया था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पुस्तक का प्रचार प्रसार मैं अपने लेवल पे भी कर ही रहा हूँ और उसमें कोशिश करो जितना यूथ है, यंग लोग, वो इसको जरूर पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन कुमार जी। आखिरी सवाल लेते हैं, संदीप जी पूछना चाहते हैं। संदीप जी पूछिए। गुरु जी प्रणाम। स्वाति जी धन्यवाद। मुझे व्याख्यान माला बहुत अच्छी थी। मेरा प्रश्न और अनुरोध कह सकते हैं कि जैसे संख्या बल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर उत्तर भारत में स्पेसिफिकली दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में अगर कोई, मेरी आवाज ढंग से आ रही है अभी? हाँ बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर या हरियाणा के अंदर जो भारतीय जीवन प्रतिमान की पुस्तक या प्रतियां खरीद चुके हैं या जो इस दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, अगर उनके साथ एक उनका डेटा, मैं नहीं कहूंगा एज सच, बट उनसे संपर्क अगर किसी तरह साधा जा सके, क्योंकि भिन्न भिन्न शक्तियां अगर अलग अलग छिंद पड़ी हुई हैं तो एकात्मता में नहीं आएंगी तब तक कार्य नहीं होगा। तो क्योंकि हम प्रयासरत और हम कोशिश भी करते हैं, अभी तक मैं जैसे 2-3 पुस्तकें भेंट कर चुका हूँ और स्वाति जी अगली भी एक ऑर्डर आने वाला है कल ही। मैं लेकर घूमता रहता हूँ, जब भी समय मिलता है पढ़ता है, और लोग पूछते भी हैं कि क्या पढ़ रहे हैं आप, तो वो भी एक नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि भीष्म इंडिक से जो भी जिन्होंने भी पुस्तकें ली हैं हरियाणा से, दिल्ली, हरियाणा और थोड़ा सा उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा हिस्सा वगैरह जो पास में है, राजस्थान का भी अलवर वगैरह जैसा हिस्सा है, तो इस क्षेत्र में इस प्रकार का कोई एक संगठनात्मक ऐसा काम चले तो बहुत अच्छा विचार है आपने व्यक्त किया हुआ। तो स्वाति जी से ऐसे कुछ नाम मिल सकते हैं
आप मुझसे भी बात करेंगे तो कुछ नाम मैं भी अपने पास जो है आपको बता सकता हूँ, फिर उनको एक सूत्र में कैसे बांधना इसका विचार हम कर लेंगे। जी सर, धन्यवाद गुरु जी। जी धन्यवाद। मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, जिन्हें कोई संपर्क करना चाहता है तो कृपया अवश्य कीजिएगा। संदीप जी, आपका आप नाम, हमारे नहीं आपका नाम क्या बताया था? संदीप, नहीं इनका नाम क्या बताया था भाई साहब ने? संदीप जी नाम है उनका। संदीप जी, हाँ आप संदीप जी अपना यादव, पूरा नाम बात कीजिए, बता दीजिए। संदीप जी यादव ही बात कर रहे हैं ना? संदीप यादव दिल्ली से। जी सर। हाँ नोएडा से। संदीप ठीक, यादव, दिल्ली। दिल्ली। ठीक। धन्यवाद। भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स में जीवन का भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यानमाला जो चल रही थी पिछले साल से, उसका आज आखिरी भाग था और हम अंतिम इसका अभी अंतिम चरण है इसका। दिलीप केळकर सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी सहभागियों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ये हो ही नहीं सकती थी। तो आपने जो हमें प्रेरणा दी है कार्य करने में और हमारा उत्साह बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। अगली व्याख्यानमाला जब हमारी निश्चित हो जाएगी तो हम आपसे, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे है ही, तो हम आपसे उसी पर संपर्क करेंगे। तो कृपया व्हाट्सएप पर बने रहिएगा, ग्रुप छोड़ के मत जाइएगा। भीष्म का जो फेसबुक पेज है उसी पर भी हम इसकी जानकारी दे देंगे, तो जरूर देखते रहिएगा। फिर एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मानते हुए शांति मंत्र से हम आज के इस भाग का और इस पूरी व्याख्यानमाला का समारोप करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को अपने अपने कार्य में प्रेरणा मिले इसके लिए प्रार्थना करती हूँ, और आप जरूर अपने अपने क्षेत्र में अपने घर से शुरुआत करके भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज से ही, इसी क्षण से ही आप अपना कार्य शुरू कीजिएगा। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इसके भाग जो है वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, आज का है तो कल परसों हो जाएगा, तो आप फिर एक बार इसका आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। दिलीप केळकर सर, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दिलीप सर जी। सबको प्रणाम। सबको सबको प्रणाम।